Hello बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास इन स्टैंडर्ड 8th। टुडे वी विल रीड सब्जेक्ट ऑफ एसएस लेसन नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों मुझे एक बात बताते हुए प्राउड फील हो रहा है कि 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। और इसी तरह आप लोग अपना रिस्पांस देते रहेंगे तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। और अभी मैं जानती हूँ कि टेस्ट में 1 to 5th लेसन पूछा है। आई हैव टू सेंड PDF ऑल लेसन। तो अभी मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ बनाकर। तो आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो केयरफुली। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो नेशनलिज्म इन इंडिया लेसन नंबर 3। तो देश में, इंडिया में राष्ट्र भावना, नेशनलिज्म यानी राष्ट्र भावना कैसे जागरूक हुई, तो उसके बारे में आज इंडिया में राष्ट्र भावना, राष्ट्रीयता की है, राष्ट्र भावना, देश के प्रति जो राष्ट्र भावना होती है उसको बोलते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग उसकी मतलब जानेंगे। नेशनलिज्म मीन्स, नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग ऑफ प्राइड एंड यूनिटी टुवर्ड वंस नेशन। किसी भी अपने देश के प्रति एकता, गर्व, स्वाभिमान एंड उसका हमें हमारे देश के प्रति गर्व महसूस होना चाहिए, फील होना चाहिए। गर्व की मतलब अभिमान, घमंड होना चाहिए हमें अपने देश पर। और हमारे देश के प्रति हमें क्या बनना चाहिए, सहायक होना चाहिए। और यूनिटी यानी एकता के प्रति, देश की एकता के प्रति हमें क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इफ़ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े, इट इज़ ऑल्सो फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग बॉडी, माइंड एंड वेल्थ फॉर द नेशन। अगर ज़रूरत पड़ने पे हम अपने देश के प्रति तन, मन और धन, तीनों हमारे देश के प्रति फीलिंग होनी चाहिए। तन से, मन से, धन से, जब जरूरत पड़े तो हम अपना तन, मन, धन सब लुटा सके, सेक्रीफाइस कर सके, ऐसे हमारे नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए। द नेशनल अवेयरनेस इन इंडिया एंड इट्स फैक्टर डेवलप्ड ओनली आफ्टर द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 AD। हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रभक्ति की भावना, उसके जो घटक पैदा हुए, उत्पन्न हुए, वो कब हुए, जब हमारे देश में 1857 में फर्स्ट रिवोल्ट हुआ। उसके पहले नहीं था, लेकिन जब फर्स्ट वो हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, और उसमें फर्स्ट मैरिटर वॉज मंगल पांडे। तो तब से सभी, भले वो जो फर्स्ट जो मूवमेंट था, रिवोल्ट था, वो सक्सेस तो नहीं हुआ, लेकिन पीपल्स जो ये पीपल्स ऑफ इंडिया, देयर माइंड एंड देयर हार्ट, वहाँ तब वो नेशनलिज्म के सीड प्रोड्यूस हो गए थे, उसी समय हो गए थे। तो तब से मतलब नेशनलिज्म की भावना हर एक नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडियन के मन में क्या हो गई थी, घर कर गई थी, पैदा हो गई थी। द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म वॉज फर्स्ट इन। अब देखने जाओ तो पहला नेशनलिज्म की भावना देखने को मिली यूरोप में। कहाँ पर हुई पैदाइश, कहाँ की मॉडर्न नेशनलिज्म वॉज फर्स्ट सीन इन, पहले सबसे पहले कहाँ दिखाई दिया मॉडर्न नेशनलिज्म, यूरोप में। वेरियस फैक्टर्स सच एज एवॉकनिंग, और इसकी और भी कई नई जागरूकता के लिए कई ऐसे फैक्टर जवाबदार है, जैसे रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हमारे समाज सुधारक थे, अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे भी हमें कई मतलब इंस्पायर हुए हम, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी। और यूनियन ऑफ इटली एंड जर्मनी एक्सेट्रा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोपोगेशन ऑफ नेशनलिज्म एंड यूरोप। यूरोप में जो नेशनलिज्म की भावनाएं जो क्रिएट हुई, उसका मेन रीज़न था न्यू एवोकनिंग, नई जागरूकता, नव जागरण, रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक धार्मिक सुधारक, अमेरिका और फ्रेंच की रेवोल्यूशन और उनका जो क्रांति थी अमेरिका और फ्रेंच की, यूनियन एंड इटली एंड जर्मनी एक्सेट्रा, ये सब ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया यूरोप में मतलब नेशनलिज्म की भावना जागरूक करने के लिए, फैलाने के लिए। देयर वॉज अ ब्रिटिश रूल इंडिया, क्योंकि देयर, अब यहाँ पर इंडिया में ब्रिटिश रूल था। एज अ रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंस विद द ब्रिटिश, चेंजेस वेयर सीन इन द इंडियन पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक फॉर्म्स। अब रिजल्ट क्या आया, ब्रिटिशर्स के कारण, ब्रिटिशर्स के रूल्स के कारण हमारे देश के इकोनॉमिकल, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, ये सब में
क्या देखने को मिला, चेंजिंग देखने मिला। किसकी वजह से, ब्रिटिशर पॉलिसी के कारण। वेरियस फैक्टर क्रिएटिंग मॉडर्न नेशनलिज्म अरोज इन इंडिया। ये सब जो ब्रिटिशर के कारण हमारे जो चेंज हो गए थे रिलीजियस, इकोनॉमिक, जितने भी जो हमारे फ्रंट्स थे, मतलब हमारे जो रीति रिवाज थे, ये सब में चेंजिंग आया था। इसके कारण ही हमारे देश में नेशनलिज्म की भावनाएं क्रिएट हुई इनके खिलाफ जाकर, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमिकल या रिलीजियस या सोशल पॉलिटिकल जो भी पॉलिसी थी, तो इनका प्रोटेस्ट किया इंडियन ने, और इनके कारण ही इंडिया में नेशनलिज्म की भावनाएं क्रिएट हुई। वी फेल्ट द नीड ऑफ आवर ओवन रूल इन आवर कंट्री एंड दैट इज़ सेल्फ रूल। और हमारे मन में ऐसा विचार आया कि मतलब इनकी पॉलिसी से तंग आकर, इतनी क्रिटिसाइज्ड इनकी पॉलिसी थी, इससे तंग आकर लोगों में अपने स्वराज्य की भावना, हमारे देश में कैसा स्वराज हो, अपना सेल्फ रूल हो। तो ये मतलब ज़रूरत पड़ी, खुद सोचने की ज़रूरत पड़ी, अनुभव हुआ कि नहीं, हमारे देश में ब्रिटिशरों का शासन नहीं होना चाहिए, हमारा स्वराज्य होना चाहिए, खुद का रूल होना चाहिए, नॉट ब्रिटिश रूल। दिस थॉट स्प्रेड इन माइंड ऑफ एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट पीपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये सब जो विचार थे, ये सब विचार माइंड्स ऑफ एजुकेटेड एंड ये जो पढ़े लिखे थे और जो इंटेलिजेंट लोग थे इंडिया के, तो उस समय इनमें ये विचार आया, इनके माइंड में ये विचार आया ब्रिटिश रूल के दरमियान कि भाई हमारे देश में हमारा रूल्स स्वराज्य होना चाहिए, न कि ब्रिटिश रूल होना चाहिए। तो ये सब विचार किसके आए, माइंडेड और एजुकेटेड लोगों में। द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अरोज इन द माइंड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। अब हमारे मैंने राष्ट्रीय एकता की जो फीलिंग्स है, ये हमारे इंडिया के लोगों के माइंड में उत्पन्न हुई। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस फैक्टर दैट लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब हम अनेक ये जो घटक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जिनके कारण इन चीज़ों के कारण, इन घटक फैक्टर्स यानी रिस्पॉन्सिबल जो कदम थे, जो घटनाएं थी, उनके कारण हमारे देश के लोगों में किस तरह नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई। तो उनमें जो मेन परिबल जो थे, फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे, उनके बारे में हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट वी विल रीड फर्स्ट पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल में क्या था, बिफोर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया में ब्रिटिश रूल के पहले अवर कंट्री लैक्ड पॉलिटिकल यूनिटी। हमारे देश में पॉलिटिकल यूनिटी की कमी थी। हमारे देश में पॉलिटिकल यूनिटी की कमी थी। तो क्यों कमी थी, क्योंकि हमारा देश छोटे और बड़े राज्यों में बटा हुआ था, इसलिए पॉलिटिकल यूनिटी की लैक्ड यानी कमी। तो बिकॉज इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू बिग एंड स्मॉल स्टेट, हमारा जो भारत था वो छोटे और बड़े राज्यों में बटा हुआ था। द ब्रिटिशर हैड डिफीटेड मैनी किंग्स एंड हैड एस्टेब्लिश देयर रूल ऑल ओवर इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ब्रिटिशर ने क्या किया कि हमारे जो हमारा कंट्री छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, और सारे राज्यों में राजाओं का राज था, छोटे बड़े राजा राज्य करते थे। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, उन राजाओं को हराया, डिफीटेड मैनी किंग्स। उन्होंने ब्रिटिशरों के द्वारा कई राजा हारे, और इस तरह उनको हरा कर उन्होंने खुद का शासन वहाँ पर क्या क्या स्टेबलाइज्ड में किया, अपने शासन की स्थापना की। किसने, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अंडर द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिशर। तो जो उनका जो अब क्या हुआ, ब्रिटिशरों का वर्चस्व हो गया, प्रभुत्व हो गया, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड। अब जो हर छोटे बड़े राज्यों में अपना अपना रूल्स था, सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन था, लेकिन अब ब्रिटिशरों का वर्चस्व हो गया था। तो उसके कारण ऑल ओवर, मतलब जहाँ जहाँ पर उन्होंने राजाओं को हराया, जहाँ जहाँ उन्होंने अपना रूल स्थापित किया, तो वहाँ पर उन्होंने एक जैसा यूनिफॉर्म यानी एक जैसा संचालन उन्होंने लागू कर दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन एक जैसे उनके ब्रिटिश रूल, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंटेड कर दिया। ऑल ओवर एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज नॉट कंडसिव। अब जो देखने जाओ तो जितने भी ये जो रूल्स थे ना, ब्रिटिश रूल, ये हितकारी नहीं थे, इंडियंस के लिए लाभदायी भी नहीं थे और हितकारी भी नहीं थे। अगर ऐसा मतलब हमारे पीपल्स, मतलब इंडियंस को ऐसा लगा कि इनकी जो पॉलिसी, इनके जो रूल्स है, ये कैसे है, उनको अनुभव हुआ उनके रूल्स से कि ये हमारे लिए क्या है, अहितकारी है, हमारे लिए ये हितकारी है, मतलब
लाभदायी नहीं है। बेसाइड देयर वेर मैनी अदर रीज़न दैट लेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इसके साथ साथ भी कई ऐसे रीज़न थे जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ मतलब विरोध करने वाले, ऐसे भी कई प्रोटेस्ट मतलब अगेंस्ट उनके अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ऐसे भी कई रीज़न थे जो ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट जाना पड़ा इंडियंस को। स्लोली दिस प्रोटेस्ट टर्न इनटू अग्रेशन एंड बिकेम मोर पावर। अब जो जो प्रोटेस्ट जो विरोध कर रहे थे लोग तो उनके विरुद्ध में गए, तो ये विरोध धीरे धीरे क्या हुआ, उग्र हो गया। और इतना मतलब उग्र उसका रूप कैसा हो गया, एकदम पावरफुल हो गया। तो लोगों में धीरे 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 उग्रता आ गई और धीरे धीरे रिवोल्ट करने की क्षमता आ गई। और इस तरह किस तरह मतलब एक तो मेन ये रीज़न था पॉलिटिकल। अब दूसरा था इकोनॉमिक। इंडिया वॉज ruined ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर। अब ब्रिटिशरों की जो आर्थिक पॉलिसी थी ना, उसके कारण इंडिया कंगाल हो गया। क्या हो गया, कंगाल। कंगाल यानी बिल्कुल ही र्यून यानी बिल्कुल ही ध्वस्त हो गया है उनकी पॉलिसी के कारण। और द ब्रिटिशर टूक द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड देन द फिनिश्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वेर सोल्ड इन इंडियन मार्केट। अब ब्रिटिशर क्यों हमारा देश कंगाल हो गया उनकी पॉलिसी के सामने, कि ब्रिटिशर जो यहाँ से जो रॉ मटेरियल था ना, कच्चा माल, वो खुद के देश में ले जाते थे। वहाँ पर अच्छी अच्छी मतलब उनके मार्केट में वो लोग उसको फिनिशिंग करते थे, अच्छा सा उसको न्यू बनाकर, और मैन्युफैक्चरिंग जो माल यहाँ से कच्चा माल जाता था उसको उत्पादन करते थे फिनिशिंग करके, और वापस से वो इंडियन मार्केट में उसको सोल्ड करते थे, और वो भी विदाउट टैक्स। कैसे, विदाउट टैक्स। अब सोचो, अब इसके कारण क्या हुआ कि अपना माल जो इंडिया से जो रॉ मटेरियल जाता था वो इंग्लैंड में जाकर उसको वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और वापस से भारत में इंडिया के ही मार्केट में वो लोग उसको सोल्ड करते थे, बेचते थे। द ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चर गुड्स दैट कम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड वॉज कैसी थी, जो नेग्लिजिबल थी, मतलब जो बिल्कुल ही मतलब तुच्छ थी ही नहीं। मतलब वहाँ से जो माल सामान लाते थे वो लोग बेचने के लिए, सेल करने के लिए इंडिया के मार्केट में, तो उसमें टैक्स की ड्यूटी बिल्कुल ही नगण्य, मतलब न के समान थी, बिल्कुल भी टैक्स फ्री था। इसलिए क्या होता था कि वाइल द कमोडिटीज मैन्युफैक्चर इन इंडिया हैड टू पे मोर ड्यूटी एंड दस द इंडियन गुड्स बिकेम एक्सपेंसिव। अब उनकी तो बिल्कुल ही जो वहाँ से जो माल आता था बेचने के लिए इंडिया के उसमें तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं था, कोई ड्यूटी नहीं थी। और अपने इंडिया में उसमें क्या होता था कि इंडियन मार्केट में खुद की चीज़ बेचने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स भरना पड़ता था। किसको, इंडियन मर्चेंट को या इंडियन फार्मर को। इसके कारण क्या हुआ कि इंडिया के फार्मर, इंडिया के कारीगर ब्रिटिश रूल के सामने, उनकी पॉलिसी के सामने मतलब टिक नहीं पाए मार्केट में, क्योंकि हमारे को इंडिया में इंडिया की चीज़ों को बेचने के लिए महंगा बेचना पड़ता था, और उनका वो अपना माल सस्ता में बेचते थे। क्यों सस्ते में बेचते थे, क्योंकि उनको कोई ड्यूटी देनी नहीं पड़ती थी, उनको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। और यहाँ पर इंडिया के उसमें बहुत सारा टैक्स लगा रखा था, उसके कारण इंडिया का जो माल सामान था वो महंगा बिकता था। तो इस तरह मतलब हमारा जो देश है वो क्या हो गया, कंगाल, मतलब व्यापार के रूप में, आर्थिक रूप से क्या हो गया, कंगाल हो गया। तो अब हम सेकंड ये हो गया, इकोनॉमिक हो गया। अब हम लोग इससे क्या हुआ, फिर इंडिया का माल जो है इंडिया में मार्केट में एक्सपेंसिव हो गया। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड कुड बी सोल्ड एट लो प्राइस इन इंडिया। अब जो मैन्युफैक्चरिंग होता था इंग्लैंड में, जो माल सामान का उत्पाद, वो इंडिया में बहुत ही कम प्राइस में बिकता था। इन दिस कट थ्रोट ए कॉम्पिटिशन द हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कुड नॉट सस्टेन देम। इस तरह मतलब उनके कंपटीशन के अकॉर्डिंग इंडिया का मार्केट और इंडिया के फार्मर और जो कंपटीशन चलती थी उनके ब्रिटिशर के सामने वो टिक नहीं पाई। उनकी जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री यानी गृह उद्योग और बड़े उद्योग, वो अपने आप को बचा नहीं पाए, और इस तरह वो क्या हो गए, उनके सामने टिक नहीं पाए। एज अ रिज़ल्ट द आर्टिजन क्लास बिकेम अनएम्प्लॉयड। इसका कारण ये हुआ कि जो कारीगर थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज टू मेक इंग्लैंड प्रॉस्पर एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन प्रॉस्पेरिटी एंड दस नेशनल अवेयरनेस अरोज इन द पीपल ऑफ। अब ये पॉलिसी से क्या हुआ कि जो इंग्लैंड हो गया वो तो बहुत समृद्ध हो गया, और भारत
प्रॉस्पेरिटी कम हो गई थी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था इंडिया के लोगों में क्या करना, नेशनल अवेयरनेस पैदा करने के लिए सबसे बड़ा एक ये रीज़न भी था। कौन सा? इकोनॉमिकल रीज़न। नाउ ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब हम थर्ड जो परिबल जवाबदार था वो था ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। थर्ड फैक्टर, द रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, लैंड एंड वाटर रूट एक्सेट्रा वे डेवलप्ड इन इंडिया फॉर मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन्स। अब हमारे देश में रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्ट और वाटर रूट ये डेवलप्ड हुए थे किसके लिए? मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीज़न के कारण। स्टिल इट हैड सम एडवांटेजेस फॉर इंडियन। इसका फ़ायदा इंडियंस को भी हुआ। ड्यू टू स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ दिस फैसिलिटी पीपल केम क्लोजर टू ईच अदर। किस तरह फ़ायदा हुआ? ये स्पीड में जो डेवलपमेंट हुआ टेलीकम्युनिकेशन का, रेलवे का, टेलीग्राम का, पोस्ट का, फिर वाटर रूट का, इसके कारण लोग एक दूसरे के करीब आए। ये फैसिलिटी के कारण लोग एक दूसरे के करीब आए। द मोबिलिटी ऑफ आर्टिस्ट एंड बिजनेस क्लास इंक्रीज्ड। इसकी गतिशीलता बढ़ी। किसकी? आर्टिस्ट की और बिजनेस की। बिजनेस क्लास के जो थे और जो कारीगर थे वो उनकी गतिशीलता बढ़ गई। एंड दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग थॉट। और इसके कारण वो लोग अपने विचार और अपने सलाह, अपने राय एक दूसरे को बांटने लगे। मतलब एक दूसरे के अपने विचार एक दूसरे को समझाने लगे और इस तरह वो करीब आए। ड्यू टू इंक्रीज कम्युनिकेशन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड रीजन बिकम लेस। अब इसके कारण क्या हुआ? जो कम्युनिकेशन का कारण, कम्युनिकेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन के कारण एक दूसरे के लोग करीब आए और जो जात पात का भेदभाव था वो क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? घट गया, डिक्रीज हो गया। कम्युनिटी एंड रीजन बिकेम लेस। और जो सोसाइटी थी, जो समूह था, मतलब जात पात और एक दूसरे की सोसाइटी में जीने वाले लोग अपने ही समाज में, तो वो सब अपने अपने क्षेत्र में रहने वाले, अपने क्षेत्र के खिलाफ लड़ने वाले, सिर्फ जो अपने ही रीजन के लिए लड़ते थे और अपने ही समाज के लिए लड़ते थे वो कम हो गया और देश के प्रति लोग में भावनाएं ज़्यादा जागरूक हो गई। The national leaders could spread their thoughts and plans to more number of people around them. उनके चारों तरफ जो लीडर थे, उनके चारों तरफ जो लोग रहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपनी विचार या अपने प्लान को वो फैलाने लगे। उनका क्या प्लान था? लीडर्स उस समय जो आंदोलनकारी थे, भारत के जो नेशनल राष्ट्र के जो लीडर थे, वो अपने विचारों को और अपने प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाने लग गए। लीडरशिप वॉज बिल्ड एट नेशनल लेवल इंस्टेड ऑफ रीजनल लेवल। जो लीडरशिप रीजनल यानी सिर्फ अपने ही प्रदेश के अंदर जो सीमित थी वो अब नेशनल लेवल पर आ गई थी। दिस गेव a notable contribution in the achievement of स्वराज। तो ये जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या हुआ कि देश में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीयता लेवल, इस राष्ट्र लेवल को क्या करने लगी? बढ़ाया। तो किसके कारण? ये बहुत बड़ा एक सहयोग था स्वराज के प्रति। ओके, नाउ लिटरेचर एंड एजुकेशन। अब हम लिटरेचर यानी शिक्षा एंड एजुकेशन, तो साक्षरता और शिक्षा। द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ऑल्सो ओवे इट्स क्रेडिट टू इंग्लैंड एजुकेशन। अब देखने जाऊँ तो एक ये बहुत बड़ा क्रेडिट इंग्लिश एजुकेशन को जाता है। जो इंडियन में नेशनलिज्म की भावना जो उत्पन्न हुई, तो वो मेन हेतु जो इंग्लिश एजुकेशन हमारे देश में आया, तो मेन हम उसको एक कारण हम ये भी बताएंगे। अगर हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन नहीं आता तो लोगों में इंग्लिश जो नॉलेज है, इंग्लिश का नॉलेज नहीं आता। और इसके कारण अगर इंग्लिश एजुकेशन नहीं होता तो लोग हमारे अदर कंट्री में, वर्ल्ड में जो अदर कंट्री में क्या चल रहा है, कौन सा रेवोल्यूशन चल रहा है, उनकी भाषाएं, उनकी लैंग्वेज और न्यूज़, तो उसके बारे में अगर ज्ञान ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होता। और इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, वर्ल्ड लेवल पर बोली जाती थी, और इंग्लिश एजुकेशन की वजह से हमारे इंडियन में काफ़ी मतलब नॉलेज प्राप्त हुआ और अदर्स कंट्री के बारे में भी उनको
मतलब जानने लग गए। द डोर्स टू वेस्टर्न कल्चर ओपन अप ड्यू टू दिस एजुकेशन। अब जो वेस्टर्न कल्चर के दरवाजे भी उनके लिए खुल गए, उनके ये एजुकेशन के कारण। वेस्टर्न कल्चर कैसा है, उनके विचार कैसे, उनका क्या रिवोल्ट चल रहे हैं, ये सब के बारे में हमारे लोग जानने लगे। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इन द वर्ल्ड वॉज इन इंग्लिश, क्योंकि जो पूरी दुनिया में जो लिखावट है, टेक्स्ट है, वो इंग्लिश में थी, इसलिए इंग्लिश एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट रहा। द पीपल ऑफ आवर कंट्री लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिकम फेमिलियर विद द रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे देश के लोग इंग्लिश जानने लग गए थे, इसके कारण वो दुनिया में क्या हो रहा है, उनके ट्रेंड से, उनके रीति रिवाज से भी क्या हो गए, फैमिलियर हो गए, यानी परिचित हो गए। दस वी वेर इंस्पायर्ड अबाउट फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अबाउट डेमोक्रेसी फ्रॉम यूरोपियन फ्रीडम मूवमेंट। इसके कारण हम इंस्पायर हुए किसके फ्रीडम से, किसकी इक्वालिटी, आज़ादी, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये सब हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्राप्त हुआ ड्यू टू इंग्लिश एजुकेशन एंड अबाउट डेमोक्रेसी। और जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, वो हमें यूरोपियन फ्रीडम मूवमेंट से हमें इंस्पायर्ड हुए। फेथ इन वन सेल्फ इंक्रीज एंड पीपल स्टार्टेड इमेजिनिंग अबाउट अ ब्राइट फ्यूचर। और हमारे को एक वफादारी, अपने आप में वफादारी इंक्रीज हुई अपने देश के प्रति लोगों में, और अच्छे मतलब ब्राइट फ्यूचर के सपने देखने लगे भारत के लिए लोग। भारत का ब्राइट फ्यूचर होगा, इस तरह मतलब सारे लोग मतलब अपने इंडिया के ब्राइट फ्यूचर के बारे में क्या करने लगे, इमेजिनिंग करने लग गए, सोचने लग गए। वेरियस नॉवेल्स, एक्ट, स्टोरीज, पोएम, सॉन्ग एक्सेट्रा वेर रिटन इन अवर रीजनल लैंग्वेज। जो हमारी जो प्रादेशिक भाषाएं थी उसमें नॉवेल लिखने लगे, नाटक लिखने लगे, कहानियाँ, गीत, कविताएं, वो भी देशभक्ति के रूप में उन कविताओं को लिखा। पैट्रोटिक सॉन्ग है, पोएम है और स्टोरी है, ये सब हमारे रीजनल लैंग्वेज में भी लिखी जाने लगी। और इस तरह लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलिज्म की भावनाएं फील हुई। ओके, दिस रिटर्न लिटरेचर गेव द मैसेज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड डिवोशन। अब ये देश के प्रति मतलब त्याग की भावनाएं और राष्ट्रीयता की भावनाएं, ये सारे जो भी लिटरेचर लिखा गया था, ये हमारे देश के प्रति राष्ट्रीय भावना जगाने वाले थे। और ये मेन एक क्या था, मेन रीजन लिटरेचर एंड एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल था हमारे देश के लोगों में नेशनलिज्म की भावनाएं क्रिएट करने के लिए। नाउ थिंग, वॉज इंग्लिश एजुकेशन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फॉर द इंडियन? हाउ, क्या हमारे इंडियंस के लिए इंग्लिश एजुकेशन एडवांटेज लाभकारी था या नुकसानदायी था? कैसे? तो आई थिंक बच्चों, हमने जिस तरह ये लेसन रीडिंग किया और पहले भी जो रीडिंग किया, उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश एजुकेशन हमारे इंडियंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल था, क्योंकि इससे हम लोग वर्ल्ड के ट्रेंड्स को जान पाए, उनसे हम इंस्पायर हो पाए। फ्रीडम है, इक्वालिटी है, फिर वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे और वहाँ के जो रिवॉर्ड्स थे, उनके बारे में जानने मिला, फैमिलियर हुए। तो एक तरह से देखने जाओ तो हमारा जो इंग्लिश एजुकेशन था बहुत ही बेनिफिशियल था टू आवर कंट्री। नाउ न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर मेड अ विटल कंट्रीब्यूशन इन स्प्रेडिंग नेशनल अवेयरनेस। तो जो एक बहुत बड़ा क्या बोलते, विटल कंट्रीब्यूशन, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग देने वाला था। कौन? न्यूज़पेपर, हमारे देश में जागरूकता लाने के लिए। द न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम बंगाल। अब हमारे न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश होते थे? पब्लिश्ड यानी प्रकाशित होना, बंगाल, मुंबई, मद्रास एंड मद्रास मीन्स चेन्नई, इट इज़ ओल्ड नेम वॉज मद्रास। मद्रास एंड अदर एरियाज क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड इट अवेकन्ड नेशनलिस्टिक फीलिंग्स इन द हार्ट ऑफ। जो न्यूज़पेपर होते थे ना, उससे हमारे ब्रिटिशर की जो उनकी जो पॉलिसी थी, उनकी समीक्षा करने लगे लोग, उनमें गलतियां निकालने लगे, गलतियां ढूंढने लगे। इस कारण उनकी जितनी भी पॉलिसी थी, उनकी जो समीक्षा करने लगे और उनकी पॉलिसी की जो भी मिस्टेक थी वो बाहर आने लगी। और इस तरह लोगों के दिलों में नेशनलिटी की भावनाएं प्रकट हुई। नाउ मैग्निफिसेंट हेरिटेज ऑफ इंडिया। मैग्निफिसेंट यानी भव्य, शानदार। हमारा जो हेरिटेज था, हमारी जो पैतृक संपत्ति थी, धरोहरें थी भारत की, वो हमारी बहुत शानदार धरोहर थी। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था देश में नेशनलिज्म की भावनाएं
फिलिंग करने के लिए। ओके, नाउ एंशियंट आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारा एंशियंट बहुत पुराने जो आर्कियोलॉजिस्ट था उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम एंड ही इज असिस्टेंट, और उसके सहयोगी डिड द स्पेड वर्क एट मैनी एशियंट प्लेसेस। उन्होंने बहुत सारे एंशियंट जगहों को मतलब स्पेड किया है ना, उसको गहराई से मतलब उसकी गहराई में जाकर मतलब एक जो स्पैड होता है ना पावड़ा, तो किस तरह खोदते हैं, तो उन्होंने मतलब एक ढूंढ निकाला है अपने मैग्निफिसेंट है इंडिया के मैग्निफिसेंट हेरिटेज को। तो दे डिस्कवर मैनी फॉसिल्स यानी जीवासेस, उन्होंने बहुत सारे जीवासेस को ढूंढा डेपिक्टिंग द प्राइड ऑफ इंडियन, और इसके कारण हमारे इंडियन कल्चर पे गर्व होने जैसा जो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने डिस्कवर किया उसमें हमारे इंडिया का हेरिटेज मैग्निफिसेंट हेरिटेज था, और जो हमारे अपने आप में अपने देश के प्रति हम गर्व महसूस करें ऐसा मतलब हमारा कल्चर था। और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट था हमारा जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट था लाइक भगवान लाल इंदिरा जी also discovered many fossil and made Indian feel the pride of our magnificent Indian culture। उन्होंने भी इतने जीवाश्रेष्ठ मतलब उनकी डिस्कवर की है कि हम अपने आप में हमारे देश के प्रति हमारे शानदार हमारा जो इंडियन कल्चर था उसके प्रति हम प्राइड फील कर सके, हमारे देश के प्रति हमें गर्व महसूस कर सके। तो इस तरह हमारी जो मैग्निफिसेंट हेरिटेज थी हमारा कल्चर था वो एक अपने आप में ही गर्व अनुभव करने वाला था। तो वो भी एक नेशनलिस्टिक की भावनाएं फील करवाता था हमारे देश हमारे इंडियंस में। द स्कॉलर्स फ्रॉम द वेस्ट ऑल्सो ट्राई टू फाइंड लॉट अबाउट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। जो वेस्टर्न कंट्री के स्कॉलर्स थे ना पढ़े लिखे जो समीक्षक थे जो एक्सपर्ट्स थे आर्कियोलॉजिस्ट, वो भी हमारे इंडियन कल्चर और हेरिटेज को फाइंड करने में कोशिश करने में लगे हुए थे। इंडियन स्कॉलर वेयर ऑल्सो एसोसिएटेड विद देम इन दिस, और इसी खोजबीन में इसी सर्च में इंडियन स्कॉलर्स ने भी उनका बहुत साथ दिया। मैनी बुक्स आर वेर ऑल्सो रिटर्न, बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई ऑन अकाउंट ऑफ द लिटरेचर एंड वेरियस रिसर्च डन देयर अरोज फीलिंग ऑफ नेशनल वननेस एंड यूनिटी। तो ये जो इनके लिटरेचर के कारण और अनेक रिसर्च के कारण अपने आप में हमें अपने देश की एकता में और नेशनलिटी की तरफ बहुत सारी फीलिंग्स को उत्पन्न करवाती है। कौन सी किसके कारण? मैग्निफिसेंट हेरिटेज ऑफ इंडिया के कारण। फॉर योर नॉलेज वेस्टर्न स्कॉलर्स, अब हमारे नॉलेज के लिए आपके नॉलेज के लिए भी वेस्टर्न स्कॉलर्स मैक्स मिलर, विल्सन, फर्ग्यूसन, बुलर, Fleet and other Indian scholars like Rajendra Lal Mitra, Ramakrishna, G. Bhandarkar, Hari Prasad Sastri, etc. wrote various articles, and their writings made the people realize their significance, the Ved, the Upanishad, the Ramayana, the Mahabharata, the Gita, the Smriti Puran, etc. जो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, आर्टिकल्स लिखे हैं ना हमारे वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, रामायण महाभारत गीता स्मृति पुराण, तो ये अपने आप में हमें एक अपने देश के प्रति गर्व और स्वाभिमान फील करवाते हैं। स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में उनकी स्टेब्लिशमेंट स्थापना के बारे में रीड करेंगे। द अबव स्टेट फैक्टर्स एंड अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैड कंट्रीब्यूटेड इन द स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जितने भी हमने ऊपर के घटक पढ़े उससे क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेब्लिशमेंट करने एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुई इनके कारण, तो उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। फॉर योर ओन नॉलेज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू इंडिया इन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा महत्व दिया गया था। ओके, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी कोलकाता, मद्रास नेशनल कांग्रेस सभा चेन्नई, इंडियन एसोसिएशन कोलकाता, बॉम्बे एसोसिएशन मुंबई, सार्वजनिक सभा पुणे, ये सब संस्थाएं थी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब ये क्यों हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। व्हेन द ब्रिटिशर ऑफिसर सर A.O. ह्यूम रिटायर, जब हमारे
इंडियन ऑफिसर थे, सॉरी ब्रिटिश ऑफिसर रिटायर हुए, उनका नाम था A.O. ह्यूम। ही हैड रियलाइज दैट द ब्रिटिश एम्पायर वॉज नॉट रियली सिक्योर एज इट अपीयर। उन्हें रियलाइज हो गया था कि अब ब्रिटिश एम्पायर ज़्यादा दिन तक अपना मतलब वर्चस्व या अपना प्रभुत्व, उसका प्रभुत्व, अब उसका वर्चस्व अब हमारे इंडिया में नहीं रहेगा। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ द डिससेटिस्फैक्शन एमंग पीपल वुड नॉट बी रिड्यूस्ड देयर वेर मैनी चांसेस ऑफ recurrence of revolt similar to that which would happen in 1857। जी इस तरह मतलब उनका ओपिनियन ऐसा था, उनकी थॉट्स ऐसे थे, उनको ऐसा पता चल चुका था कि अगर इसी तरह लोगों में डिससेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, लोगों में असंतुष्टि फैलती जाएगी और बहुत सारे ऐसे ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उसके वजह से एक बार ऐसा ना हो कि फिर से जैसे 1857 में जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था वो लोगों में जो डिससेटिस्फेक्शन की भावनाएं उत्पन्न होती जा रही, तो जिस तरह 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था वो शायद बहुत सारे चांसेस है वापस से वो रिवोल्ट होने के, इसलिए उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो गया था कि अब ब्रिटिश ज़्यादा दिन तक अपना सत्ता यहाँ पर उनका पावर नहीं रहेगा। एडी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अग्रेशन ऑफ पीपल ही थॉट ऑफ स्टेबलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। लोगों की उग्रता को देखते हुए उनको रोकने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अग्रेशन ऑफ पीपल, लोगों की उग्रताएं जो एकदम उग्र बिहेव हो गया था लोगों में, उनकी पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन तक करने में निकल आए थे, न्यूज़पेपर वगैरह सब में उन्होंने उनके ओपिनियन देखे, लोगों के सलाह थॉट्स तो उन्हें पता चल गया था, इसलिए उनके कारण उन्हें ऐसा लगा उनके विचार से कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करनी चाहिए। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। Immediately Viceroy Dufferin was made to understand this and he also supported A.O. ह्यूम्स व्यू पॉइंट। जिस तरह A.O. ह्यूम्स ने अपना जो व्यू पॉइंट्स था तो उसका उनके मतलब दृष्टिकोण को भी तुरंत वाइसराय डफरिन समझ गए थे और वो भी समझ गए थे जिस तरह इनका व्यूज़ था, इनके जो दृष्टिकोण था किसका A.O. ह्यूम का कि रियलाइज़ हो गया था, उन्होंने उनको समझाया तो वो भी समझ गए कि हाँ भाई जिस तरह मतलब लोगों में असंतुष्टि फैली जा रही डिससेटिस्फैक्शन, तो शायद आगे चलकर हमारा वर्चस्व जो है, हमारा पावर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए विद द एफोर्ट्स ऑफ किसके प्रयास से ऑफ A.O. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस वो स्टेबलाइज्ड इन दिसंबर 1885। किसके प्रयास से? A.O. ह्यूम के प्रयास से इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, दिसंबर में हुई 1885 में, अंडर द लीडर्स प्रेसिडेंटशिप ऑफ व्योमेश चंद्र बैनर्जी। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे किसके प्रेसिडेंटशिप में हुई थी? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन 28 दिसंबर 1885 इन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल ऑफ मुंबई। सबसे पहली जो बैठक प्रेसिडेंटशिप किसकी थी? व्योमेश चंद्र सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे। उनके अंडर में, उनके कैप्टनशिप में समझ लो, नेतृत्व में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल थी, वहाँ पर सबसे पहली बैठक हुई थी, मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 28 दिसंबर को। अबाउट 72 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया वेयर प्रेजेंट इन दिस। इस कॉन्फ्रेंस में 72 रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग स्टेट से आए थे, अलग अलग क्षेत्रों से आए थे इंडिया के, जो इस कॉन्फ्रेंस में इंक्लूड हुए थे, प्रेजेंट हुए थे, उपस्थित हुए थे। द मेन लीडर्स प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस वेयर। अब इनमें जो सब लीडर का नाम तो नहीं दिया, लेकिन जो मेन लीडर थे इस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम था दादा भाई नवरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग, दिनसा वाच्छा एक्सेट्रा। मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द नेशन वेयर। इसमें बहुत सारे नेशनल की जितने भी प्रॉब्लम थी उनके बारे में डिस्कशन किया गया था। नो दिस मच, ये भी जानने जैसा है। ये आपको देखो, ये पिक्चर है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मुंबई में जो 1885 में हुई थी कॉन्फ्रेंस प्लेस। तो पहली तो प्रेसिडेंट और ईयर और मेंबर। सेकंड जो फर्स्ट थी वो तो 72 थे,
मुंबई में, सेकंड हुई थी कोलकाता में। दादा भाई नवरोजी उनके प्रेसिडेंट थे 1886 में, पहले 85 में थी, 72 रिप्रेजेंटेटिव थे, और यहाँ पर सेकंड में 432। थर्ड मद्रास में हुई, जो चेन्नई नाम से जाना जाता है। बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रेसिडेंट थे 1887 में, 607 इसके मेंबर्स थे। ओके बच्चों, तो आज मैं ये लेसन यहीं पे ही इनकम्प्लीट रखती हूँ। आई विल कंप्लीट इन सेकंड पीरियड, नेक्स्ट पीरियड। बच्चों मैंने आपको PDF बना के भेज दी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू हैव टू कॉन्टेक्ट मी। ओके बच्चों, नाउ बाय। ओके।